गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग सभी को स्वस्थ होंगे। इस महामारी से हम लोग आए दिन सब कोई लड़ रहे हैं और धीरे धीरे जो सरकार का गाइडलाइंस है यह हमारी अपनी जो सुरक्षा है उसकी सुरक्षा के माध्यम से इस महामारी पर विजय प्राप्ति करते जा रहे हैं। हमारे अध्ययन कार्य में इस महामारी ने बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न की हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना मनोबल नहीं गिरने दिया है, अपने मनोबल को बनाकर रखे हैं और इस अध्ययन कार्य को ऑनलाइन के माध्यम से सुचारू रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप इस अध्ययन कार्य में हमारा सहयोग करेंगे, जिससे जो छात्र छात्राएं और शिक्षक के बीच एक सेतु का निर्माण ऑनलाइन के माध्यम से किया गया है, एक पुल का निर्माण अध्ययन के लिए किया गया है। उस पुल के सहारे आप तक कुछ अपनी बातों को रख सकें, जिससे आपकी जो अध्ययन कार्य की जो प्रवाह धारा है वह टूटे नहीं। इसलिए समय को न व्यर्थ करते हुए आज हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2, जिसका शीर्षक है कविता की परख और जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो यह रचित निबंध है, उस निबंध का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 25 आदर्श वाचन के माध्यम से मैं आपको पढ़ के पाठ को बता रहा हूँ, समझाते भी चलूँगा। कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो कविता है यानी जो हमारे मन का उद्गार है, मन की जो भावना है, हमारे हृदय से जो बातें निकलती हैं, उसके विषय में बताया जा रहा है कि कविता एक का उद्देश्य यानी उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारे हृदय पर वह अपना एक गहरा छाप छोड़ता है, प्रभाव छोड़ता है, जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी का संचार हो। जिस पद में इस प्रकार का भाव डालने की शक्ति न हो उसे कविता नहीं कह सकते। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ी करती है कि हमें यह प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे सामने उपस्थित हैं। जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। जिस मानसिक शक्ति से यानी जो हमारी मन की जो शक्ति है, कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है यानी योजना बनाता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं यानी मन में उसको गढ़ते हैं, वह क्या कहलाती हैं? तो वह कल्पना कहलाती हैं। इस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता ही हो सकती है, न उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। सृष्टि में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर हमारे मन पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्ल हो जाते हैं यानी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। किसी अद्भुत वस्तु या व्यापार को देखकर आश्चर्य मगन यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किसी दुख के दारुण दृश्य को यानी दुख से भरी जो कुछ घटना है, कुछ दृश्य है, जैसे
अचानक हम लोग को वो सूचना मिला था कि पुलवामा अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक, जो अचानक हमारे वीर सपूतों को शहादत को जो घटना हम लोग के समक्ष आती है, तो उसका दृश्य सुनकर, देखकर हमारा हृदय क्या हो जाता है? दया से भर जाता है, करुणा से भर जाता है। यही बात कविता में भी होती है। जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है, उसी भाव को जगाने वाले रूप और व्यापार वो अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन में लाता है। यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करने के मन को प्रफुल्ल और आह्लादित करना होता है, तो कवि किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी सुंदर और रमणीय मतलब देखने योग्य स्थल का शब्दों द्वारा क्या करता है? वह चित्रण करता है, उसकी प्रस्तुति देता है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया है, उसे पढ़कर या सुनकर मन सौंदर्य की भावना में लीन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास की गीतावली में चित्रकूट का यह वर्णन कितनी सुंदरता के साथ हमारे समक्ष लाया गया है। इसी प्रकार भय का भाव उत्पन्न करने के लिए कवि जो रूप सामने रखेगा वह बहुत ही विकराल होगा, यानी भयानक होगा। जैसा कुंभकर्ण का रूप रामचरितमानस में बताया गया है, दिखाया गया है। राम के वन गमन पर, यानी राम जब सीता माँ की खोज में वन में भ्रमण करते हैं, अयोध्या की दशा का जो वर्णन रामायण में है, जिससे किसका हृदय दुखित और करुणा से भर नहीं गया है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुनने के बाद दुख और करुणा का अनुभव नहीं करता है। अपने वर्णों में कवि लोग उपमा आदि का भी सहारा लिया करते हैं। वे जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है, उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी किया करते हैं। जैसे मुख को चंद्र या कमल के समान, नेत्रों को मीन, खंजन, कमल आदि के समान, प्रतापी या तेजस्वी को सूर्य के समान, कायर को श्रृंगार के समान, वीर और पराक्रमी को सिंह के समान, प्रायः कहा करते हैं। ऐसा कहने में उनका वास्तविक लक्ष्य यही होता है कि जिस वस्तु का वे वर्णन कर रहे हैं, उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि की भावना और ही तीव्र हो जाए। किसी के मुख की मधुर क्रांति की भावना उत्पन्न करने के लिए कवि उस मुख के साथ एक और अत्यंत मधुर कांति वाला दूसरा पदार्थ चंद्रमा भी रख देता है, जिससे मधुर कांति की भावना और भी बढ़ जाती है। सारांश यह है कि उपमा का उद्देश्य भावना को तीव्र करना ही होता है, किसी वस्तु का बोध या परिज्ञान करना नहीं। बोध या परिज्ञान कराने के लिए भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान कह देते हैं। जैसे जिसने हारमोनियम बाजा न देखा हो, उससे कहना अजी वह संदूक के समान होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अगर हारमोनियम बाजा को नहीं देखा है, अगर उससे कहा जाए कि वह एक संदूक के समान है, एक बक्सा के समान है, पर इस प्रकार की समानता या उपमा नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इतना ही पढ़ेंगे।
अगले वीडियो में इस पाठ का शेष भाग जो बचा हुआ है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे।